हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड बीपी 201 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में इंडोक्राइन सिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड की लोकेशन और एनाटॉमी को आसान तरीके से समझेंगे। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है, उसको यहाँ पे देखेंगे। और जो थायराइड ग्लैंड है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है और इससे हमें जो T3 और T4 दो हार्मोन बेसिकली सिक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी और लोकेशन को देख लेते हैं, फिर इसके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी एनाटॉमी को देखें तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो शेप है वो एक बटरफ्लाई की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। जो तितली होती हैं उनकी तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम लोग देखें इसकी लोकेशन को तो ये बेसिकली जो हमारा लैरिंग्स है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक जो ऑर्गन है या पार्ट है वो होता है, उसके हमें इंफीरियर जस्ट नीचे के साइड लोकेटेड देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली दो लोब्स का बना हुआ होता है। पहला लोब हमारा यहाँ पे जो होता है राइट लेटरल लोब वो कहलाता है। दूसरा लोब हमारा यहाँ पे लेफ्ट लेटरल लोब कहलाता है। तो लेटरल का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ अगल बगल में है तो वो हमारा यहाँ पे एक तरह से वो लेटरल होगा। तो दो लोब्स हैं, एक जो हमारा राइट साइड है उस साइड होता है, दूसरा जो लोब है वो हमें लेफ्ट साइड देखने को मिलता है। और ये हमारा जो ट्रैकिया है जो कि अगेन हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका पार्ट है, उसके हमें दोनों साइड ये एक एक लोब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों हमारे लोब्स हैं ये एक और स्ट्रक्चर है जो कि इस्थमस कहलाता है, उसके द्वारा हमें कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। और ये जो इस्थमस है वो बेसिकली हमारा जो ट्रैकिया है उसके एंटीरियर आगे की ओर हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसको डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग सिंपली स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो हमारा पोर्शन है उसको हम लोग लैरिंग्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर उसके बाद में यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो पोर्शन है वो ट्रैकिया का है और ट्रैकिया के दोनों साइड हमें यहाँ पे जो दो लोब्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ये हमारा थायराइड ग्लैंड को फॉर्म करते हैं। इस साइड का ये जो लोब है ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट जो लेटरल लोब है थायराइड ग्लैंड का वो कहलाता है। और इस साइड का जो पोर्शन है ये हमारा राइट जो लेटरल लोब है थायराइड ग्लैंड का वो यहाँ पे कहलाता है। और ये जो बीच का एरिया है जिससे ये दोनों लोब्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया का पोर्शन है उसके दोनों साइड हमें इसके एक एक लोब्स आपस में कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यह बात करते हैं तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है अगर उस वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसका वेट हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। और ये हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्लैंड है, मतलब इसमें हमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आते हुए देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको हम लोग हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्लैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो हर एक मिनट में अप्रॉक्सीमेटली इसमें हमें 80 से 120 ml ब्लड हमें रिसीव होते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें ब्लड की वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो ब्लड का फ्लो भी इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग हर मिनट हमें 80 से 120 ml तक ब्लड इसके द्वारा रिसीव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसकी एनाटॉमी को, इसके लोकेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हमारा बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे लैरिंग्स के नीचे हमें जस्ट लोकेटेड देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर हमें दो लोब्स में देखने को मिलता है। पहला लोब हमारा जो राइट हमारा जो होता है लेटरल लोब वो कहलाता है, दूसरा हमारा लेफ्ट जो लेटरल लोब है वो यहाँ पे होता है। और ये दोनों लोब हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड हमें देखने को मिलते हैं। और ये दोनों लोब एक स्ट्रक्चर है जो कि इस्थमस है उसके द्वारा हमें कनेक्टेड देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे ट्रैकिया के एंटीरियर आगे के साइड हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग जो इसका वेट है उसको देखें तो नॉर्मल कंडीशन में इसका वेट 30 ग्राम के आसपास होता है। ये एक काफ़ी हाईली वेस्कुलराइज्ड हमारा ग्लैंड है। इसमें हर मिनट अप्रॉक्सीमेटली 80 से 120 ml ब्लड हमें रिसीव होते हुए देखने को
मिलता है। अब अगर हम लोग इसके जो माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी है उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें हमें स्फेरिकल सैक्स देखने को मिलते हैं, और ये जो स्फेरिकल सैक्स है इनको हम लोग थायराइड फॉलिकल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और हमारा अधिकतर जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे थायराइड फॉलिकल्स का ही हमें बना हुआ देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स है उसकी जो वॉल होती है, उसकी जो वॉल है वहाँ पे हमें जो सेल्स देखने को मिलती हैं, उन सेल्स को हम लोग यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे फॉलिकल्स हमारे थायराइड ग्लैंड में होते हैं वो फिर हमें यहाँ पे एक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके द्वारा सराउंडेड देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है अगर उसको देखें तो ये हमारा थायराइड जो फॉलिकल है उसका स्ट्रक्चर है, और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमें अधिकतर जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स है उसका ही बना हुआ देखने को मिलता है। इसकी जो वॉल है वहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये हमारी यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स कहलाती है, और ये जो इसका बीच का स्ट्रक्चर है ये जो हमारा इसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा है थायराइड फॉलिकल उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे जो अलग अलग फॉलिकल्स है उनको आपस में कनेक्ट करती है, उसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हमारा ये जो बीच का स्थान है उसमें ये हमारा एक कोलाइड कहला होता है, जो कि यहाँ पे जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग इसके जो शेप है उसको देखें तो जो हमारे यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब वो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करते रहते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करते रहते हैं, तो ये जो इसके अंदर की फॉलिकल सेल्स हैं उनके अगर शेप को देखें तो उस समय उनका शेप यहाँ पे लो जो क्यूबॉइडल से स्क्वैमस हमें शेप का देखने को मिलता है। मतलब ये इस प्लेस पे हमें थोड़ी सी चिपटी चिपटी सेल्स टाइप की यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट जैसे ही हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH है वो जब यहाँ पे आता है और ये जो इसका सिक्रीशन है वो एक्टिवेट होता है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे होती हैं फॉलिकल सेल्स होती हैं ये फिर हमें यहाँ पे कह सकते हैं क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर शेप में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती हैं। ये फिर हमें यहाँ पे स्ट्रेच्ड होते हुए और एक क्यूब के शेप की जो सेल्स है उसमें परिवर्तित होते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये जब ये यहाँ पे इनएक्टिव होती हैं तो ये अधिकतर जो हमारा स्क्वैमस जो शेप है, चिपटा हुआ शेप है उसमें रहती हैं, लेकिन जैसे ही एक्टिव होती हैं ये हमें यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो जो थायराइड ग्लैंड में हमारे फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो बेसिकली हमें दो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हुए देखने को मिलती है। जो पहला हार्मोन है वो हमारा थायरॉक्सिन कहलाता है, या इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा आयोडो, जो हमारा थ्रियोनिन है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और ये यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम लोग T4 के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। T4 में 4 इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन के एटम अगर देखने को मिलते हैं तो वो T4 यहाँ पे सिंपली कहलाता है। और जो दूसरा है वो है हमारा यहाँ पे ट्राई आयोडो, जो हमारा होता है थ्रियोनिन, वो है जो कि T3 के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और अगेन यहाँ पे जो 3 है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हमें आयोडीन के 3 एटम्स अगर स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं तो वो हमारा यहाँ पे T3 के नाम से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। और ये दोनों जो हमारे हार्मोन हैं जो कि T3 और T4 है, इनको अगर हम लोग साथ साथ में बात करें तो इनको ही हम लोग थायराइड हार्मोन्स के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें हमें एक प्रकार की सेल और देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे पैरा फॉलिकुलर सेल्स के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग सिंपली C सेल्स के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में उनके बीच में हमें ये सेल्स लोकेटेड देखने को
प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग अगेन सिंपली डायग्राम में बात करते हैं तो ये जो हमारा डायग्राम है अगर उसमें देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये जो हमारे फॉलिकल्स हैं उनके बीच में हमें ये जो सेल्स देखने को मिलती हैं इनको हम लोग पैरा फॉलिकुलर सेल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इस सेल के फंक्शन को देखें तो ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जो कि कैल्सिटोनिन कहलाता है। और ये जो कैल्सिटोनिन है ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की होम्योस्टेसिस है उसको हमें रेगुलेट करते हुए देखने को मिलता है। जो कैल्शियम है उसका एक नॉर्मल जो लेवल है उसको यहाँ पे रेगुलेट करते हुए ये हार्मोन हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा थायराइड हार्मोन है उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके स्टोरेज की प्रोसेस को देख लेते हैं और उसका जो रिलीज़ है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4 उसके अगर हम लोग फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एक हमारा ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है, एकमात्र ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपना जो सिक्रीशन है उसको एक लार्ज क्वांटिटी में हमें स्टोर करते हुए देखने को मिलता है। ये अप्रॉक्सीमेटली इतने क्वांटिटी में अपने हार्मोन को स्टोर करता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज तक अगर इसका प्रोडक्शन ना भी हो, थायराइड ग्लैंड अगर वर्क ना भी करे तो हमें यहाँ पे 100 डेज तक इसके अंदर के हार्मोन्स की सप्लाई होते हुए देखने को मिल सकती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड में से एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी में अपने सिक्रीशन को स्टोर करते हुए देखने को मिलता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज तक जो हमारा इसके हार्मोन्स हैं उसको हमें सप्लाई करते हुए देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड के हमारे दो हार्मोन्स हैं जो कि T3 और T4 हैं उसकी सिंथेसिस की प्रोसेस को यहाँ पे देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारे यहाँ पे T3 और T4 की सिंथेसिस में वो है हमारा आयोडीन ट्रैपिंग। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि T3 में हमें 3 आयोडीन के एटम देखने को मिलते हैं और जो हमारा T4 है उसमें हमें यहाँ पे 4 आयोडीन के एटम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आयोडाइड का ट्रैपिंग। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे आयोडाइड के आयंस होते हैं, I- आयंस होते हैं, वो हमें यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके द्वारा ट्रैप करते हुए देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा पकड़े जाते हुए देखने को मिलते हैं। और जब इस प्लेस पे जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो अधिकतर आयोडीन है वो हमें यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आयोडीन का जो अधिकतर यूज़ है वो हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे करता है। उसके बाद में जब आयोडाइड की ट्रैपिंग हो जाती है उसके बाद में एक हमारा यहाँ पे और प्रोटीन है जो कि जो हमारा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है उसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, जो कि यहाँ पे हमारा थ्रोम्बोग्लोबिन के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो जो दूसरी प्रोसेस है वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोग्लोबिन। तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारे फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं जब वो आयोडीन की ट्रैपिंग को करते हैं तो उसके साथ साथ में एक और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है हमारे जो फॉलिकल सेल हैं जिनको हम लोग यहाँ पे थायरोग्लोबिन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली एक टाइप का कोलाइड को फॉर्म करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे हमारे होते हैं आयोडाइड, जो हमारे आयंस हैं वो फिर हमें यहाँ पे ही ऑक्सीडाइज भी होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते हैं तो बेसिकली जो हमारे निगेटिवली चार्ज यहाँ पे आयोडाइड आयंस हैं वो फिर उनका जो ऑक्सीडेशन है वो होता है और फिर वो हमें सिंपली आयोडीन में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है कि जो हमारे आयोडाइड आयंस हैं वो फिर यहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन होता है और फिर वो यहाँ पे हमें सिंपली आयोडीन में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है और जब यहाँ पे आयोडीन बन जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर या फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, तो उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा एक अमीनो एसिड है जो कि टायरोसिन कहलाता है, जो कि हमारा यहाँ पे प्रोटीन जो कि थ्रोम्बोग्लोबिन है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। वो यहाँ पे हमें फिर उसका जो आयोडिनेशन है वो प्रोसेस हमें होते हुए देखने को मिलती है। मतलब जो हमारा टायरोसिन है उसमें हमें आयोडीन आके अटैच होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो जब हमारे जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, आयोडाइड के आयंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके आयोडीन के मॉलिक्यूल को बना देते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें
एक और रिएक्शन होते हुए देखने को मिलती है और इस रिएक्शन में क्या है कि ये जो आयोडीन के आयंस हैं ये फिर हमारा जो यहाँ पे है थायरोग्लोबुलिन है उसमें जो हमारे जो टायरोसिन प्रेजेंट हैं उनके साथ में वो हमें रिएक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और जब ये इनके साथ में रिएक्ट करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो फिर अगर एक हमारा आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे टायरोसिन के साथ में कंबाइंड होता है तो फिर वो जो कंपाउंड को फॉर्म करता है वो हमारा मोनो आयोडो जो टायरोसिन है T1 है उसका फॉर्मेशन होता है। और अगर हमारा जो यहाँ पे है टायरोसिन इसमें दो आयोडीन के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं तो फिर वो एक हमारा कंपाउंड जो कि कहलाता है डाई आयोडो टायरोसिन जो कि T2 कहलाता है उसका हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी हम लोग जो हमारा एक फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, उसमें देख लेते हैं। कहाँ गया भाई, ये रहा, ये है हमारा, ये डायग्राम है। अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो आयोडीन, जो हमारे आयोडाइड आयंस हैं वो हमारे ब्लड में है, वो फिर हमारे यहाँ पे जो हमारे फॉलिकल सेल्स हैं उसके द्वारा उसकी ट्रैपिंग होती है। वो जो अधिकतर ब्लड के अंदर आयोडीन है वो हमें फिर यहाँ पे अपना जो यहाँ फॉलिकल सेल्स हैं उसके अंदर जाते हुए देखने को मिलता है। और जब आयोडीन की ट्रैपिंग होती रहती है तो साथ साथ में ये जो सेल्स हैं इसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे हमें एक हमारा जो प्रोटीन है जो कि यहाँ पे TGB कहलाता है वो हमें यहाँ पे सिंथेसाइज होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा वो TGB है ये बेसिकली जब हमारे जो यहाँ पे होते हैं फॉलिकल सेल्स उसके अंदर इंटर करता है आयोडीन, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके जो हमारा आयोडाइड है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके आयोडीन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद में इसमें देखें तो ये हमारे यहाँ पे जो है वो टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे हैं और इनके साथ में फिर हमें आयोडीन अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर जो हम लोग देखें तो ये अगर इसको देखें तो यहाँ पे दो आयोडीन अटैच है तो यहाँ पे ये हमारा जो होता है डाई आयोडो टायरोसिन वो कहलाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें केवल एक आयोडीन अटैच है तो ये हमारा मोनो आयोडो टायरोसिन के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रोसेस में जो हमारा T1 है और T2 है उसका हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो जब हमारा यहाँ पे T1 और T2 का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में जो अगली प्रोसेस हमारी होती है वो कहलाती है कपलिंग ऑफ द T1 एंड T2। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जब हमारे T1 और T2 आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस का जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि अगर हमारे इस प्लेस पे जो T2 है उनके दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अटैच हो रहे हैं, T2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें दो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जब ये हमारे यहाँ पे T2 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो फिर यहाँ पे ये T4 का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलते हैं। एक हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें दो आयोडीन है और जो दूसरा है उसमें भी दो आयोडीन है, दोनों जब जुड़ेंगे तो T4 हमारे चार आयोडीन का जो हमारा T4 है वो हमें बनते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हमारा एक जो T1 का मॉलिक्यूल है वो और एक T2 का मॉलिक्यूल है वो जब ज्वाइन होते हैं तो फिर हमें T3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे T3 और T4 का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारा जो कपलिंग है वो होता है तो अगर हमारे दो आयोडीन का जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, दो आयोडीन का ये मॉलिक्यूल है, अगर ये आपस में कंबाइंड होते हैं तो T4 का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा जो आयोडीन जो हमारा एक मॉलिक्यूल है उसमें दो आयोडीन है, एक मॉलिक्यूल में एक आयोडीन है और ये दोनों अगर जुड़ते हैं तो ये T3 का फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से हमारे जो दोनों हार्मोन है T3 और T4 इनका हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन ये अभी भी हमारा जो यहाँ पे है जो कि TGB कहलाता है, जो कि ये कोलाइड है उसके साथ में ये हमें कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। अब ये यहाँ पे उससे हमें हटते हुए देखने को प्राप्त होंगे और T3 और T4 हमें यहाँ पे अलग होते हुए देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ द कोलाइड। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा यहाँ पे है कोलाइड जो कि हमारा थायरोग्लोबुलिन है वो जब उसका डाइजेशन होता है और उसकी पिनोसाइटोसिस होती है तो फिर हमारा यहाँ पे T3 और T4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें यहाँ पे क्लीव होते हुए अलग होते हुए देखने को
मिलते हैं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारा है लाइसोजाइम, अगर उसको देखें तो ये हमारा टीजीबी का ब्रेकडाउन कर देता है, और टीजीबी जब ब्रेकडाउन इसका होता है तो फिर वहाँ से हमें T3 और T4 उससे अलग होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो अगली प्रोसेस है उसमें हमारा जो थायराइड हार्मोन है उनका हमारा किस तरीके से सिक्रीशन होता है उसको अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो जो हमारा T3 और T4 है उसमें जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको यहाँ पे हाईली लिपिड सॉल्युबल बनाने का काम करते हैं। तो जब ये हमारा एक जो T3 और T4 है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो फिर वो आसानी से यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू डिफ्यूज़ होके हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सेल के बीच के फ्लूइड में आते हुए देखने को मिलते हैं, और फिर वो आसानी से डिफ्यूज़ होके अगेन हमारे ब्लड में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो इस प्लेस पे जो हमारा T3 है वो हमें यहाँ पे, जो हमारा T4 है वो हमें यहाँ पे T3 के कंपेरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। T4 ज़्यादा सिक्रीट होता है, T3 हमें कम सिक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग देखें तो जो हमारा T3 होता है वो हमें ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। जो T3 है उसकी एक्टिविटी हमें T4 के कंपेरिजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सिक्रीट T4 ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक्टिव हमारा T3 है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जब हमारा जो T4 है जो कि ज़्यादा सिक्रीट होता है, जब वो हमारे बॉडी की जो अलग अलग सेल्स हैं उसके अंदर आता है तो फिर वहाँ से एक आयोडीन उसमें से रिमूव होते हुए देखने को मिलता है। T4 में से जब एक आयोडीन रिमूव होता है तो फिर हमारा T4 हमें सेल्स के अंदर T3 में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है, और T3 अपने जो फंक्शन है उसको यहाँ पे करते हुए हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे T3 और T4 है थायराइड हार्मोन है वो हमारे ब्लड में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जो हमारे T3 और T4 है उसका जो 99% हमारे ब्लड में होता है वो हमें यहाँ पे जो ब्लड के प्रोटीन है उनके साथ में कंबाइंड होके वो हमें ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ में कंबाइंड हो जाते हैं और फिर वो हमें यहाँ पे जो ब्लड है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे अधिकतर कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है वो मेनली हमारा यहाँ पे कहलाता है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो इस फॉर्म में हमारा जो यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन है वो हमें ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसके क्या फंक्शंस होते हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसका जो सबसे पहला हमारा फंक्शन है कि ये हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR है उसको ये हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और प्रोटीन वगैरह है उसकी जो हमारे सेल के द्वारा मेटाबॉलिज्म है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को ज़्यादा मेटाबोलाइज करते हुए ज़्यादा वहाँ पे उसको तोड़ते हुए देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे थायराइड हार्मोन का दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि हमारा यहाँ पे Na+/K+ एटीपेज के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं, उसकी जो सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। और जब ये इसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है तो फिर हमारे जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो हमें यहाँ पे और बनते हुए देखने को मिलते हैं। और जब ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है T3 और T4 जब ये एडिशनल जो हमारे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है उनको बनाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे ये पंप है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप है वो हमें अधिक मात्रा में ATP को यूज़ करते हुए देखने को मिलता है। और ये ATP कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये जो हमारा यहाँ पे है सोडियम पोटेशियम पंप वो क्या करता है कि जो सोडियम आयंस होते हैं उनको ये हमारा जो सेल के अंदर का साइटोसॉल है वहाँ से हमें इजेक्ट कराते हुए, सेल से बाहर निकालते हुए और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डालते हुए देखने को मिलता है। और यही हमारा जो पंप है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर का फ्लूइड है, उसके अंदर से जो पोटेशियम आयंस हैं उनको हमारे साइटोसॉल में हमें लाते हुए देखने को
मिलता है। तो इस तरीके से जब हमारे ये जो पंप हैं उनके नंबर बढ़ते हैं तो फिर हमें एटीपी भी ज़्यादा यूज़ होते हुए देखने को मिलता है, और जब एटीपी ज़्यादा यूज़ होता है तो हमारा यहाँ पे हीट का जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलता है। और जब हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा फिनोमिना है इसको हम लोग कहते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। इसमें हमारे बॉडी की जो अधिकतर कैलोरीज हैं वो हमें बर्न होते हुए देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जब हमारे यहाँ पे अधिक एटीपी का यूज़ होता है, हीट हमारे बॉडी की बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर की होम्योस्टैसिस है, टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसमें हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करने में हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगले फंक्शन को देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी हमें रेगुलेट करते हुए देखने को मिलते हैं। किस तरीके से मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और जो ग्लूकोज है और फैटी एसिड है उसके द्वारा एटीपी के प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज करते हैं। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको भी ये तेज करते हुए हमें देखने को मिलते हैं, और जो ग्लूकोज है और फैटी एसिड है उसका ब्रेक डाउन होता है, और एटीपी का प्रोडक्शन भी हमें यहाँ पे तेज होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारे थायराइड हार्मोन है, ये जो हमारा लिपोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें लिपिड का ब्रेकडाउन है उसको भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। और यहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से है उसको भी ये इन्हेंस करते हुए हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारा जो इस प्लेस पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ब्लड के अंदर वो हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे जो हमारा यहाँ पे है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसका भी जो रिलीज़ है वो जब इंक्रीज़ होता है तो फिर हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे है कैटेकोलामिन्स होते हैं उनके एक्शन को हमें बढ़ाते हुए देखने को मिलता है। वो लाइक जो हमारा होता है कैटेकोलामिन उसमें हमारे जो यहाँ पे है नॉर इपिनेफ्रिन वो आता है और इपिनेफ्रिन है, तो नॉर इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन के एक्शन को ये हमें बढ़ाते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये जब हमारे जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और इंसुलिन है उसके साथ में जब हमारा ये जो थायराइड हार्मोन है वो जब वर्क करता है तो उस कंडीशन में ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करने का, तेज करने का काम करता है। और अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है उसकी ग्रोथ को हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिलता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे थायराइड हार्मोन है वो हमारे कैटेकोलामिन्स के एक्शन को भी इन्हेंस करते हैं, और ये जब हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन के साथ में जब थायराइड हार्मोन वर्क करता है तो फिर ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को, या सिंपली कहें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी ग्रोथ को और स्केलेटल सिस्टम है उसकी ग्रोथ को हमें तेज करते हुए, एक्सेलरेट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके द्वारा रिलीज़ होने वाले जो हार्मोन है उनका जो प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, रिलीज़ है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो थायराइड हार्मोन है उनके फंक्शन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।